सुशांत मौत मामले में अब ड्रग्स कनेक्शन और गहरा होता जा रहा है। रिया के चैट में सामने आए ड्रग पेडलर पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस रहा है। ऐसा एक शख्स जैद, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसका जिक्र रिया के व्हाट्सएप चैट्स में आया था। आज तक उसके घर पहुंचा, उससे सवाल जवाब करने की कोशिश की, लेकिन उसके परिवार ने आज तक के सवालों से बौखलाकर बदसलूकी की है। जैद के पिता तो मारपीट पर उतर आए। सवाल करने पर आज तक के रिपोर्टर अरविंद ओझा के साथ धक्का मुक्की तक की। सर हाय, आई एम नॉट इंटरेस्टेड बॉस। सर आप यह लड़का पकड़ा गया है सर। आई गया सर लड़का पकड़ा गया सर। आप देख पा रहे हैं ये, आपको बताऊं, जैद नाम के शख्स का ये घर है जहां आज तक इंडिया टुडे की टीम पहुंची हुई है और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसने जैद को गिरफ्तार किया है। जैद ने पूछताछ में खुलासा किया है कि जो शौविक है उससे लगातार कांटेक्ट में था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने आज तक इंडिया टुडे को बताया है कि जैद ने पूछताछ में खुलासा किया है कि शौविक लगातार जैद से ड्रग्स खरीदता था। न सिर्फ खरीदता था बल्कि शौविक लगातार जो है ड्रग्स का अपने लिए इस्तेमाल करता था। उसके अलावा पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि शौविक, जो रिया का भाई है, उसने जैद का नंबर सैमुअल मिरांडा को दिया था और उसके बाद लगातार ड्रग्स की हेराफेरी हुई। हम एक बार फिर उनके पिता से बात करने की कोशिश करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं बांद्रा में ये जो जैद है उसका घर है जहां पर आज तक इंडिया टुडे की टीम पहुंची। हमने उसके पिता से बात करने की कोशिश की लेकिन पिता ने बात करने से मना कर दिया। हम एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका बेटा अरेस्ट हुआ है ड्रग्स पैडलिंग में। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इज्जत से समझ जाना। प्लीज गेट आउट, जस्ट गेट आउट, गेट आउट। सर आप क्यों धक्का क्यों दे रहे हैं सर? क्या कि बताओ तेरे को? कैमरे पर जैद के पिता की बदतमीजी, बदसलूकी आप देख पा रहे हैं। सवालों से बौखला गए। उसके बाद आज तक के रिपोर्टर के साथ धक्का मुक्की की, उन्हें गंदी भाषा में वहां से जाने के लिए कहा। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब आज तक संवाददाता अरविंद ओझा जैद के घर पहुंचे और ये जानने की कोशिश की उनके पिता से कि आखिरकार इस पूरे मामले में जैद किस तरह से जुड़े हुए हैं। रिया के भाई शौविक से ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल एनसीबी ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में जिस जैद को पकड़ा है, उसने बताया कि इस साल मार्च में उसने ही शौविक को ड्रग्स सप्लाई किए। शौविक ने सैमुअल मिरांडा को 10,000 रुपए में जैद से ड्रग्स खरीदने के लिए भेजा था। इस पूरी चेन में दो किरदार बसित परिहार और सूर्यदीप मल्होत्रा भी हैं। बसित परिहार एनसीबी की हिरासत में है। बसित और सूर्यदीप शौविक के संपर्क में थे। बसित ने ही शौविक को जैद का नंबर दिया था। नारकोटिक्स ब्यूरो जैद और बसित से पूछताछ कर रहा है और जल्द ही शौविक और सैमुअल को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो ये दो नए चेहरों की आप इस पूरे मामले में एंट्री देख रहे हैं क्योंकि व्हाट्सएप चैट को जब फॉलो किया गया उससे नए लीड्स मिले हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को और उसके बाद बसित, शौविक और सूर्यदीप, इनके बीच में डीलिंग हुई है, इसकी जानकारी मिली। ड्रग से जुड़े व्हाट्सएप चैट और उसके बाद ड्रग पेडलर का खुलासा हुआ। श्रुति मोदी के वकील का भी एक बयान है जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द जो लोग थे वो ड्रग्स का सेवन करते थे और उसको लेकर पर्टिकुलर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था। तो बसित परिहार और जैद को हिरासत में लिया गया है। नारकोटिक्स ब्यूरो को ये बड़ा लीड मिला, लेकिन शौविक चक्रवर्ती, जो कि रिया चक्रवर्ती का भाई है, अब अगला नंबर उसका भी हो सकता है जब नारकोटिक्स ब्यूरो उसको पूछताछ के लिए बुलाए, क्योंकि सीधे सीधे इस बातचीत में शौविक का भी नाम है। तो ये पूरी ड्रग्स चेन दरअसल थी जिसमें एक दूसरे से संपर्क था, कैसे ड्रग्स मुहैया कराने हैं, किससे संपर्क साधना है, ये तमाम बातें अब खुलासे में सामने आ रही हैं। हमारी संवाददाता विद्या हमारे साथ जुड़ गई है। विद्या, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने साफ साफ इस पूरे मामले में शुरुआत जो की
क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का घर बांद्रा इलाके में था, तो वहां पर जो नॉन ड्रग पेडलर्स थे उनसे पूछताछ शुरू की। एक पेडलर ने दूसरे पेडलर का नाम दिया और उसके बाद सीधे जब पूछताछ हुई तब शौविक का नाम उसमें सामने आया है। फिलहाल शौविक से पूछताछ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने नहीं की है, लेकिन उनके आसपास जितने भी लोग थे जो नॉन ड्रग पेडलर्स थे उनसे पूछताछ करके सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। अगर उनके पास कोई कन्वर्सेशन के डिटेल्स हो, जैसा कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने कहा है कि वहां पर उस समय की जब ड्रग दिया जा रहा था उस समय इन जो मोबाइल टावर से जो सिग्नल्स मिल रहे थे उसके दौरान ये लोग आसपास ही थे, इसका भी प्रूफ इकट्ठा किया है। तो एनसीबी अपने जो शिकंजा है वो कसने के लिए काफी सारे जो सबूत हैं वो इकट्ठे कर रही है। वहीं साथ में जो फाइनेंशियल एंगल है वो सीबीआई अभी इकट्ठा कर रही है। आज फिर रिया चक्रवर्ती और उनके माता पिता को बुलाया गया। रिया चक्रवर्ती से 33-35 घंटे की पूछताछ हो जाने के बाद माता पिता से पूछताछ हो रही है और माता पिता का आज दूसरा दिन है जब वो यहाँ सीबीआई के दफ्तर में आए हैं और यहाँ उनसे पूछताछ हो रही है। ठीक है विद्या, आपके पास लौटेंगे। मुनीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, यहाँ पर बड़ी बात है कि अभी तक हत्या के सबूत सीबीआई को नहीं मिले हैं अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन जिस तरह से ड्रग्स को लेकर एक बड़े नेटवर्क का यहाँ पर खुलासा हो रहा है, सवाल ये कि ये जो नाम है जो सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में बेहद करीब थे, यानी रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, रिया के पिताजी इंद्रजीत चक्रवर्ती, ये लोग खुद ड्रग्स के सेवन में शामिल थे, इसकी डीलिंग में शामिल थे, खरीदने और बेचने में शामिल थे। ये पता लगाना इस वक्त नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए प्राथमिकता है। जी देखिए, एक तरह से अगर इस केस को समझने की कोशिश करिए तो एनसीबी और सीबीआई दोनों का अलग अलग केस है। एनसीबी जो है सिर्फ वो ड्रग्स के मामले को देख रही है, क्या रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स लिया था, कंज्यूम किया था, उसके अलावा परिवार में और कौन कौन शामिल था और क्या ये खरीद फरोख्त में शामिल थे, जैसा कि आपने कहा। लेकिन सीबीआई जो है इस मामले में उस मामले की जांच करिए जिसमें कि सुशांत की मौत हो गई, वो देखना चाहते हैं कि क्या ड्रग्स का कोई कनेक्शन सुशांत की मौत से है या नहीं है। लेकिन अभी तक जो सूत्र हमारे बता रहे हैं सीबीआई के कि कोई ऐसे डायरेक्ट एविडेंस सीबीआई को नहीं मिले हैं जिससे कि ये जोड़ा जा सके कि सुशांत की मौत के पीछे रिया चक्रवर्ती का ड्रग कनेक्शन हो सकता है। लेकिन एनसीबी जो है उसने एक दूसरा केस पूरा रजिस्टर किया हुआ है और अभी एनसीबी जो है वो रिवर्स इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्योंकि जब मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर शुरुआत में रिया चक्रवर्ती या शौविक चक्रवर्ती से पूछा जाएगा तो साफ मना कर देंगे कि उन्होंने किसी तरह की ड्रग्स की खरीद फरोख्त नहीं किया और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाएंगे। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। मुनीश जानकारी लेंगे। दिवेश हमारे संवाददाता इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है। दिवेश, कल गौरव आर्या जो कि अब इस पूरे मामले में उनका नाम सामने आ रहा है, उनसे पूछताछ की गई, एक बार फिर आज उनसे पूछताछ कब शुरू होगी? जी नेहा, आपको बता दें आज गौरव आर्या को नहीं बुलाया गया है, आज वरुण माथुर को बुलाया गया है। इसके अलावा ऋषभ ठक्कर जो कि एक नेशनल लेवल के बिलियर्ड्स और स्नूकर के चैंपियन रह चुके हैं, उनसे भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल पूछताछ की है और वो रिया के करीबी दोस्त थे और उनकी भी चैट हिस्ट्री मिली है जिसमें वो ड्रग्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इनफैक्ट ऋषभ ठक्कर की एक ऐसी ट्रांजैक्शन, संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिली है और एक ऐसा मैसेज मिला है जिसमें वो किसी से कह रहे हैं कि पैसा लाओ और माल ले जाओ। तो इस सारी चीजों को देखते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ऋषभ ठक्कर की पूछताछ की, गौरव आर्या से फिर 8 घंटे पूछताछ की। गौरव आर्या डिनाई करते रहे सारे एलिगेशंस, उनके फाइनेंशियल कागजात उनसे मंगाए गए हैं, बैंक के ट्रांजैक्शन छाने जा रहे हैं। इसके अलावा आज खास बात यह है कि वरुण माथुर जो कि सुशांत के साथ उनकी एक कंपनी में डायरेक्टर थे, लौटेंगे आपके पास दिवेश। बड़े नाम हैं यहाँ पर जो सामने आ रहे हैं। सुशांत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है। सुशांत केस में ड्रग एंगल की जड़ें गहरा रही हैं और अब एनसीबी के रडार पर मुंबई के तमाम वो ड्रग माफिया हैं जो बॉलीवुड सितारों को ड्रग सप्लाई करते हैं। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ वो काफी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल आया तो केस की दिशा ही बदल गई। मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास पहुंच गया। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अब इस मामले की जांच में जुट गई है। एनसीबी की टीम पता लगा रही है कि क्या रिया और उसके भाई शौविक के ड्रग्स माफिया से कोई कनेक्शन है। सुशांत, रिया और रिया के भाई को ड्रग्स कौन देता था। सूत्रों के मुताबिक सुशांत की मौत में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी की टीम को कुछ लीड भी मिली। एनसीबी जल्द ही इस मामले पर कुछ खुलासा करने वाली है।
सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंची 5 मेंबरों की एनसीबी की टीम को तहकीकात के दौरान पता चला है कि मुंबई के कुछ ड्रग्स माफिया बड़े पैमाने पर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को ड्रग्स मुहैया करा रहे हैं। लिहाजा एनसीबी की टीम इन ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। इसके अलावा सुशांत, रिया और रिया के भाई शौविक को कौन लोग ड्रग्स मुहैया करा रहे थे, इसकी भी तहकीकात की जा रही है। एनसीबी अब मुंबई में मौजूद उन ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसने जा रही है जो खास तौर पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच ड्रग्स सप्लाई करते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर फारूक शेख उर्फ फारूक बटाटा है। फारूक अपनी शुरुआती जिंदगी में आलू बेचता था। वो अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों के संपर्क में आया और आज की तारीख में मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर है। मुंबई में एमडीएमए के अलावा विदेशों से आने वाली ड्रग्स जैसे एलएसडी, गांजा, बड, कोकीन का सबसे बड़ा सप्लायर है फारूक। हाई प्रोफाइल लोगों के बीच फारूक की अच्छी पैठ है। मुंबई के तकरीबन हर बार और बड़ी पार्टीज में ये ड्रग सप्लाई करता है। फारूक के 2 बेटे सैफ और शादाब भी ड्रग्स के धंधे से जुड़े हुए हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई करने जाते हैं। एनसीबी इस पर शिकंजा कसने जा रही है। मुंबई के फिल्मी सर्किल में ड्रग सप्लाई करने वाला बहुत पुराना चेहरा है बकुल चंदेरिया। बॉलीवुड में एलएसडी और कोकीन का बड़ा सप्लायर है चंदेरिया। 2012 में मुंबई के जुहू में एक बड़ी पार्टी में ड्रग्स चल रही थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर बकुल चंदेरिया को गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक चंदेरिया ऑर्गेनाइज तरीके से ड्रग का सिंडिकेट चलाता है। चंदेरिया के कई बड़े फिल्मी स्टार के साथ फोटोज भी एजेंसी के पास हैं। एनसीबी की निगाहें सुवेद लोहिया नाम के शख्स पर भी है। इसके अलावा एनसीबी ने मुंबई में ऐसे तमाम ड्रग माफियाओं की लिस्ट तैयार की है जिनकी बॉलीवुड में जबरदस्त पैठ है। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। बॉलीवुड तक ड्रग्स न केवल आसानी से पहुंच रहा है बल्कि व्हाट्सएप के जरिए अलग अलग फ्लेवर की भी बिक्री हो रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऐसे ही एक ड्रग रैकेट को पकड़ा। आज तक अलग अलग फ्लेवर के ड्रग्स बेचने वाले इस रैकेट पर बड़ा खुलासा करने जा रहा है। सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल आते ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस बीच आज तक को बॉलीवुड में फैले ड्रग्स के जाल को लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है। बॉलीवुड में गांजा और बड के तरह तरह के फ्लेवर्स की सप्लाई हो रही है। एनसीबी ने 4 दिन पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब उनके व्हाट्सएप ग्रुप का पता चला है जिसमें गांजा और बड के तमाम किस्मों की पूरी जानकारी है। सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच करने दिल्ली से मुंबई पहुंची नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को तहकीकात में पता चला कि मुंबई में कई बड़े माफिया सक्रिय हैं जो बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करते हैं। जिसके बाद तहकीकात के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके मोबाइल से कुछ व्हाट्सएप मैसेज मिले जिससे खुलासा हुआ कि मुंबई में तरह तरह के फ्लेवर में जो ड्रग्स है वो सप्लाई की जाती है। आज तक के पास उस व्हाट्सएप ग्रुप के चैट मौजूद हैं। आपने चरस, अफीम, गांजा, हशीश, हेरोइन और कोकीन का नाम सुना होगा, लेकिन इस चैट में इनमें गांजा और मेरुआना की अलग अलग किस्मों के नाम हैं। ये नाम शायद ही आपने सुने होंगे। वाटरमेलन गेलाटो, बाना स्किटल्स, आई क्रीम, मेलन बेरी, पीनट बटर ब्रेड, वाई केक, मड केक, हिप्पी क्रिपलर, ब्रून बैनर। इसके अलावा उनके पास 10 और किस्म के ड्रग्स हैं। ड्रग्स की मंडली से जुड़े लोगों के बीच जंगल बॉयज के नाम से मशहूर ड्रग्स भी इस ग्रुप के पास मौजूद था। एनसीबी सूत्रों की माने तो ये सारे ड्रग्स बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों में सप्लाई की जाती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक तरफ सुशांत मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रहा है तो वहीं अब दूसरी तरफ उन ड्रग्स माफियाओं पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है जो बड़े पैमाने पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग्स जो है वो मुहैया कराते हैं। इसी कड़ी में ये चौंकाने वाली बात सामने आई है कि ड्रग्स न केवल बॉलीवुड में आसानी से बेचा जा रहा है बल्कि अलग अलग फ्लेवर में भी बिक रहा है। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। तो बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे चीनी मोर्चे पर फतेह की। बताएंगे कैसे चीन को 4 दिन में 3 फ्रंट्स पर मात खानी पड़ी है, कैसे चीन की तिकड़म उसी पर भारी पड़ गई है। ब्लैक टॉप पर पहले तिरंगा लहराया और अब चुमार में चीन की चालबाजी धरी की धरी रह गई।
4 दिन में तीसरी बार मुंह की खाया चीन। ब्लैक टॉप के बाद चुमार में चीन को मात। बार बार मात खाने से तिलमिलाया चीन। चीन के साथ नेपाल भूटान बॉर्डर पर अलर्ट। उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम में भी अलर्ट। नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी की 30 कंपनियां भेजी गईं। भारत को उकसा रहा है चीन। पाक, श्रीलंका, म्यांमार में आर्मी बेस बना रहा चीन। टॉप पर मिली हार से तिलमिलाया चीन ने चुमार में मोर्चा खोल दिया, लेकिन भारतीय सेना ने जैसे ही मोर्चा संभाला, चीनी सेना वहां से भाग खड़ी हुई। हैरानी तो यह है कि एक तरफ तनाव कम करने के लिए चीन बातचीत कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी दगाबाजी भी दिखाई दे रही है। ब्लैक टॉप के बाद चुमार में चीनी हरकत हैरान करने वाली है। चार दिन में तीसरी बार चीन को मात। चुमार में ड्रैगन को करारा जवाब। इस बार उल्टे पांव भागी चीनी सेना। ऑपरेशन चुमार, चीन की हार। बार बार मुंह की खाने वाला चीन चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। 29 अगस्त के बाद तीसरी बार चीन ने एलएसी पर चालबाजी की कोशिश की। ब्लैक टॉप की मार से तिलमिलाए चीन ने मंगलवार को पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके चुमार में मोर्चा खोला। चीनी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां चेपुजी कैंप से एलएसी की ओर बढ़ने लगी। 7 से 8 गाड़ियां सैन्य साजो सामान से लैस थी। चीनी हरकतों पर भारत की पैनी नजर थी। जैसे ही चुमार में चीनी सेना आगे बढ़ने लगी, पहले से तैयार भारतीय सेना भी डट कर खड़ी हो गई। घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए भारत ने भी बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती कर दी। भारत की तैयारियों को देख चीनी सेना उल्टे पांव भागी और वापस चेपुजी कैंप में लौट गई। ब्लैक टॉप में मुंह की खाने के बाद एक बार फिर चुमार में भी चीनी सैनिकों को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। दरअसल लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के दूसरी तरफ अपने चिपुजी कैंप से पीएलए के सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन भारतीय सैनिकों की मौजूदगी से उन्हें वापस लौटना पड़ा। मौजूदा हालात में भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि वो हर मोर्चे पर चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देगी। 4 दिन में तीसरी बार चीन की चालबाजी को करारा जवाब मिला। पहली बार चीन के जवानों ने 29-30 अगस्त की रात पैंगोंग इलाके में हिमाकत की, उन्हें करारा जवाब मिला। दूसरी बार 31 अगस्त की रात भी चीनी सेना ने गुस्ताखी दिखाई, लेकिन फिर उन्हें जवानों ने उनकी औकात दिखाई। और अब तीसरी बार 1 सितंबर को भी चीन की फौज ने कोशिश की, लेकिन इस बार भी नाकामी ही हाथ लगी। 29 अगस्त को चीन ने 500 सैनिकों के साथ घुसपैठ की नापाक साजिश रची थी, लेकिन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास रेजिमेंट ने चीनी सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। इस कामयाबी के बाद भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप पर तिरंगा लहरा दिया। चीन इसी से बौखलाया हुआ है। ब्लैक टॉप सामरिक लिहाज से काफी अहम है। यहाँ से पूरी पैंगोंग त्सो झील पर नजर रखी जा सकती है।
ब्लैक टॉप की ऊंचाई का फायदा उठाते हुए हिंदुस्तान पूरे इलाके में अपनी पैठ बना सकता है। अगर कहीं युद्ध की नौबत आई तो ब्लैक टॉप की ऊंचाई समूचे खेल को पलट सकती है। खबर यह आई थी कि चीन अपने हल्के टैंक्स को लेकर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, खासतौर पर पेंगोंगसो झील के दक्षिण के इलाके में आगे बढ़ रहा था। भारतीय सेना ने मुस्तैदी से जाकर न केवल उस एरिया में अपने टैंक्स लगाए, बल्कि जो पहाड़ियां हैं उस पूरे क्षेत्र में उनको अपने कब्जे में लिया। और पहाड़ों में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके पास सबसे ऊंचे पहाड़ हैं वो दुश्मन के इलाके में दूर तक नजर रख सकता है। हैरानी तो यह है कि चीन एक और तनाव कम करने के लिए बातचीत का ढोंग कर रहा है और दूसरी तरफ साजिश भी रच रहा है। आखिर चीन पर कोई भरोसा करे तो कैसे? ब्लैक टॉप पर भारत के परचम के बाद तिलमिलाया चीन और भी खतरनाक है। शिव अरूर के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। तो आपने देखा किस तरीके से एक एक मोर्चे पर हार से चीन बौखलाया हुआ है, भारत की तैयारी से हैरान है, भारतीय सेना की आक्रामकता उसके होश उड़ा रही है। ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना की मौजूदगी से चीन और तिलमिला रहा है। यहां से अब चीन की हर हरकत पर नजर होगी। ऊंचाई के कारण भारतीय सेना यहां चीन पर भारी पड़ेगी। एक के बाद एक हर मोर्चे पर अपनी हार से चीन बौखला गया है। चीन भारत को कमतर आंक रहा था। ड्रैगन को अंदाजा नहीं था कि भारत भी आक्रामक हो सकता है। भारतीय सेना उसकी भाषा में उसे जवाब दे सकती है। पेंगोंग झील पर धोखे और चालबाजी का खेल खेलकर चीन गलतफहमी का शिकार था। उसे लगा दूसरे मोर्चे पर भी उसकी साजिश चल जाएगी, लेकिन ब्लैक टॉप से चुमार तक मात खाने के बाद उसके होश ठिकाने आ गए हैं। अब तो पेंगोंग झील के दक्षिण के ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना ने T-90 टैंक के रेजिमेंट को तैनात कर दिया है। इस नक्शे में हरे रंग वाले पोजीशन पर भारतीय सेना है, जबकि लाल रंग वाले पॉइंट पर चीन की सेना बैठी हुई है। यहाँ चीन का एक टैंक रेजिमेंट भी तैनात है। इसका युद्ध भूमि में कोई जवाब ही नहीं है। ब्लैक टॉप पर कब्जे के बाद चीन की हर हरकत पर भारत की नजर होगी। चीनी सेना और उसके टैंक अब भारत की जद में रहेंगे। ब्लैक टॉप पर पोजीशन लिए जवानों को T-90 टैंक का कवर भी मिल रहा है। ब्लैक टॉप की बाईं तरफ स्पैंगुर गैप के पास T-90 टैंक की पूरी रेजिमेंट आदेश मिलते ही एक्शन में आने को तैयार है। यानी T-15 टैंक और भारतीय सेना का T-90 टैंक सिर्फ 9.5 किलोमीटर की दूरी पर तैनात है। चीन को गलतफहमी है कि T-15 नैनो टैंक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन टैंकों के बारे में ये भी दावा किया जा रहा है कि इन्हें हवाई जहाज से कहीं भी ले जाया जा सकता है, लेकिन चीन का ये दावा उसके टैंक की तरह ही हल्का है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो T-15 नैनो टैंक भारत के T-90 भीष्म टैंक के सामने कहीं नहीं टिकता। चीन जो सोचता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे माहौल में जब चीन को जैसे का तैसा मिलता है, चीन को उसी की भाषा में जब जवाब दिया जाता है, चीन उस भाषा को ही समझता है। उम्मीद करते हैं कि अब बातचीत से कोई मसला हल हो। 1962 की जंग के बाद ये पहला मौका है जब पेंगोंग इलाके में तनाव चरम पर है। दोनों सेनाएं बिल्कुल आमने सामने है। सेना की भाषा में इसे फेस ऑफ पोजीशन कहते हैं। ये खतरनाक परिस्थिति होती है। इसमें हल्की सी चिंगारी भी युद्ध छेड़ सकती है। दिल्ली से शिव अरूर और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन LAC पर उकसाने वाले काम कर रहा है और तो और भारत को घेरने के लिए चीन पड़ोस के 3 राज्यों में आर्मी बेस बनाने की फिराक में है। अमेरिकी रिपोर्ट में चीन के विस्तारवादी सोच का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को दोगुना कर रहा है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया।
इतिहास गवाह है, ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को जैसा बताया था, अब अमेरिका ने उस पर मुहर लगा दी। चालबाज चीन की सोच ही विस्तारवादी है, दुनिया में सुपर पावर बनने की। अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में चीन को लेकर बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन जानबूझकर भारत को उकसा रहा है और तो और भारत को घेरने के लिए चीन भारत के पड़ोसी देशों में भी सैन्य तैनाती करने की कोशिश में जुटा है। इनमें पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार शामिल हैं। साथ ही थाईलैंड, इंडोनेशिया, यूएई, केनिया, सेशल्स, तांजानिया, अंगोला और तजाकिस्तान में भी आर्मी बेस बनाने में जुटा है। चीनी सेना लगातार अपना परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रही है, लेकिन पीएलए को समझना होगा कि वो अपने खुद का मौत का सामान तैयार कर रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट की माने तो जिस आक्रामक अंदाज में चीन अपनी सेना को आधुनिक और मजबूत कर रहा है, इससे 2049 तक एशिया पैसिफिक इलाके में अमेरिकी पकड़ को पीछे छोड़ देगा। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को दोगुना करने पर आमादा है। चीन के पास इस वक्त 3800 परमाणु हथियार हैं, जो एक्टिव है, बाकी रिजर्व में है। अब चीन इसे तेजी से बढ़ा रहा है। 20 साल में इसे दोगुना करने का लक्ष्य भी है। इतना ही नहीं, चीन अपनी परमाणु मारक क्षमता को अमेरिका तक पहुंचाना चाहता है। चीन की वायुसेना परमाणु हथियारों से लैस नहीं है, इसकी कमी चीन मिसाइलों से पूरी कर रहा है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम बॉर्डर पर आईटीबीपी को अलर्ट कर दिया गया है। एसएसबी की 30 कंपनियां यानी 3000 जवानों को भारत नेपाल बॉर्डर पर भेजा गया है। ये कंपनियां कश्मीर और दिल्ली में लगी थी। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।